हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिट समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक हनी ड्यू की सारी पोएम्स की समरी। सो लेट्स स्टार्ट इट क्विकली। तो सबसे पहले हमारी पोएम आ जाती है द एंट एंड द क्रिकेट। इसका कोई स्पेसिफिक राइटर नहीं है, इट इज अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स। तो अब देखिए इसकी समरी क्या है। इन द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट, अ क्रिकेट सिंग्स हैप्पीली एंड एंजॉयज हिमसेल्फ ऑल थ्रू द वॉर्म। तो क्रिकेट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, पिक्चर में देख सकते हैं एक टाइप का इंसेक्ट होता है ये। तो ये पूरी जो समर का टाइम होता है, जब दिन थोड़े गर्म होते हैं, जब इसे काम करना चाहिए, उस टाइम पर ये सिर्फ मजे करता है, ये फुल एंजॉय करता है पूरे नाइस वेदर को। ही सिंग्स ऑल द टाइम बिकॉज ही सो हैप्पी एंड नेवर सेव्स और स्टोर्स एनी फूड फॉर लेटर। वो इतना ज्यादा खुश होता है कि आगे जब हार्श विंटर्स आएंगे उसके लिए भी ये कोई खाना वगैरह इकट्ठा नहीं करता है, कुछ भी स्टोर नहीं करता है। व्हेन विंटर्स कम विद कोल्ड रेन एंड नो फूड, अब जब सर्दियां आ जाती है, जब विंटर आ जाती है, जब बहुत ज्यादा कोल्ड है, बारिश होती है, कोई खाना नहीं है कहीं पर भी, द क्रिकेट बिकम्स वेरी हंग्री। अब उसे काफी ज्यादा भूख लगती है एंड हैज नथिंग एट होम, लेकिन उसके पास तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, बिकॉज उसने समर में कुछ भी सेव नहीं किया था। He goes to the ant and begs for a place to stay from the rain and some food to eat. फिर वो ants के पास जाता है, चींटियों के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम रहने के लिए कुछ जगह दे दो और खाने के लिए कुछ खाना दे दो, और प्रॉमिस करता है कि जब वापस समर्स आएंगे मैं वापस तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। एंड ही विल डाई इफ द एंट डज नॉट हेल्प हिम, और कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा, आई विल डाई। द एंट आस्क व्हाट द क्रिकेट डिड ड्यूरिंग द गुड वेदर। फिर जो एंट्स होती हैं वो पूछती हैं कि तुमने जब अच्छा वेदर था उस टाइम क्या किया था, एंड वेदर ही सेव्ड एनीथिंग, और क्या तुमने कुछ सेव करके रखा भी है। द क्रिकेट ऑनेस्टली आंसर्स दैट ही वॉज वेरी हैप्पी इन द नाइस वेदर। फिर वो सच बोल देता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश था जब वेदर बहुत अच्छा था। एंड ही सेंग ऑल द टाइम, और वो पूरा जो समर का टाइम था उसमें गाने ही गाता रहता था, सिंग करता था। द एंट रिप्लाइज दैट एंट्स नेवर बोरो और लेंड एनीथिंग। फिर जो एंट्स होती है वो कहती है कि जो एंट्स होती है, जो चींटियां होती हैं, वो ना ही तो कभी कुछ बोरो करती है और ना ही वो कभी कुछ किसी को देती है। ही टेल्स द क्रिकेट टू गो एंड स्पेंड द विंटर डांसिंग, और कहती है कि तुम जाओ, अब जैसे तुमने हम तुम्हारी जो समर थी वो सिंगिंग कर कर बिताई थी, ऐसे ही अब तुम विंटर जो है वो डांस कर कर बिता दो, जस्ट एज ही स्पेंड द समर सिंगिंग। देन द आंट सेंड्स द क्रिकेट अवे फ्रॉम हिज हाउस, और जो आंट है वो क्रिकेट को दूर अपने घर से भेज देती है। एट द एंड द पोइट सेज दिस इज नॉट अ मेड अप स्टोरी बट अ ट्रू वन। अब लास्ट में जो हमारे पोइट है वो ये बताते हैं कि ये कोई मेड अप स्टोरी नहीं है, ये सच है। ही एक्सप्लेन्स दैट सम पीपल आर ऑल्सो लाइक द क्रिकेट इन रियल लाइफ। वो कंपेयर करते हैं इस क्रिकेट को इंसानों से, कि कुछ लोग भी सच में ऐसे ही होते हैं कि टाइम पर तो वो काम करते नहीं है और बाद में वो जो है दूसरों से फिर हेल्प मांगते हैं। नाउ इसका मीनिंग क्या है, मतलब इसका डीपर मीनिंग क्या है, क्या मोरल हमें इससे मिलता है। वर्क हार्ड एंड सेव फॉर डिफिकल्ट टाइम्स वाइल थिंग्स आर गुड, कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए और जब हमारा टाइम अच्छा है उस टाइम पर हमें आगे के लिए सोचकर चीजें बचा लेनी चाहिए। बिकॉज एंजॉइंग ओनली द प्रेजेंट विदाउट प्रिपरेशन लीड्स टू सफरिंग लेटर, कि अगर तुम सिर्फ प्रेजेंट को ही एंजॉय करते रहोगे, आगे का नहीं सोचोगे, तो तुम्हें आगे जाकर जो है सफर करना पड़ेगा। पीपल हु वेस्ट टाइम इन फन एंड नेवर प्लान अहेड, वो लोग जो सिर्फ फन करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उन्हें आगे जाकर जो है ट्रबल फेस करना ही पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, आपको मीनिंग समझ में आ गया है, आपने समरी देख ली है, तो आपको ये कोटेशंस इजीली समझ में आ जाएगी पोएम की। Oh, what will become of me? But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? I sang the whole summer, replied the cricket. Go then, says the ant, and, and dance the winter away. Fox called this a fable. I will warrant it true. Some crickets have four legs and some have two. तो देखिए लास्ट लाइन में पोइट ने यही बताया है कि some crickets have four legs, कि इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, एंड सम हैव टू, की टू लेग्स होती है, मतलब कि वो इंसानों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। Now moving to the next poem, Geography Lessons. It is written by Zulfikar
घोष। तो समरी देखते हैं। इन द पोएम ज्योग्राफी लेसन द पोएट लुक्स एट हिज सिटी फ्रॉम हाई अप इन अ एयरप्लेन। अब जो हमारे पोएट है वो एक एयरप्लेन में जा रहे हैं और वो अपनी सिटी को देखते हैं नीचे। फ्रॉम द ग्राउंड द सिटी लुक्स मेसी एंड अनप्लान्ड। और ग्राउंड से तो जो सिटी है वो काफी ज्यादा मेसी लगती है, काफी ज्यादा अनप्लान्ड लगती है। जब हम नीचे रह रहे हैं तो हम नहीं देख पाते हैं कि जो हमारी सिटी है वो किस तरीके से डिजाइन की गई है, किस तरीके से वो बनी हुई है। बट फ्रॉम द एयर, लेकिन जब हम ऊपर जाकर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर पोइट देखते हैं, एक एयरप्लेन से देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो सिटी है वो काफी लॉजिकल वे में डिजाइन की गई है और काफी नीट लग रही है। ही सीज द सिटी ग्रू नेचुरली एज पीपल नीडेड इट। फिर वो देखते हैं कि जो सिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती गई नेचुरली, क्योंकि लोगों को जितनी जरूरत होती गई उन्होंने उतना जो एरिया है वो एक्सपेंड कर लिया। एज द प्लेन फ्लाइज हायर अप टू 10,000 फीट। अब जो प्लेन है वो 10,000 फीट की हाइट पर चला गया है। द पोएट अंडरस्टैंड्स व्हाई सिटीज एंड टाउन्स आर बिल्ड वेयर दे आर। अब उन्हें समझ में आता है कि जो सिटीज और टाउन्स जिस जगह पर बने हुए हैं वो वहीं पर क्यों बने हैं, कहीं और क्यों नहीं। मोस्ट ऑफ देम आर नियर रिवर्स एंड लो लैंड्स हैव मोर पीपल। तो वो देखते हैं कि जो मोस्टली जो सिटीज है या फिर जो गांव शहर है वो बने हुए हैं रिवर के आसपास, मतलब जहां पानी होता है वहीं पे लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। और जो लो लैंड्स थे, मतलब जो प्लेन एरिया है, वहां पर ज्यादा लोग थे बजाय कि हिली एरियाज के। दिस इज बिकॉज ह्यूमंस नीड लैंड दैट इज गुड फॉर लिविंग एंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग फार्मिंग एंड अदर नीड्स। क्योंकि ह्यूमंस को नीड होती है अच्छी लैंड की, प्लस खाने पीने के लिए, फार्मिंग के लिए पानी की। व्हेन द प्लेन गोज इवन हायर, अब जो प्लेन है वो और भी ज्यादा हाइट पर चला जाता है, 6 माइल्स अब वो चला जाता है। अब जो अर्थ है वो एक राउंड बॉल की तरह दिखाई दे रही है। फ्रॉम दिस ग्रेट हाइट द पोइट क्लियरली सीज दैट देर इज मच मोर वाटर देन लैंड ऑन द प्लेनेट। तो अब पोइट को समझ में आता है कि जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पानी है बजाय कि लैंड के। लैंड जो है वो काफी कम है और पानी जो है बहुत ही ज्यादा है। बट इवन फ्रॉम सो हाई अप वन थिंग स्टिल कंफ्यूजेज हिम। अब वो इतने ऊपर चले गए हैं, इतनी सारी चीजें उन्हें समझ आ गई है, लेकिन एक चीज उन्हें अभी भी कंफ्यूज कर रही है। वो क्या है? ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन बींग्स हेट ईच अदर। वो समझ नहीं पाते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, वो फाइट क्यों करते हैं और एक दूसरे को हर्ट क्यों करते हैं। जो ज्योग्राफी है वो हमें सब कुछ इजीली एक्सप्लेन करती है। व्हाई पीपल लिव इन सर्टेन प्लेसेस, कि क्यों वो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं। द रीजन फॉर ह्यूमन हेटेड रिमेन्स अ पजल। लेकिन जो ह्यूमन का हेट करना है एक दूसरे से वो अभी भी एक पजल ही बना रहता है। अब इसका डीपर मीनिंग क्या है? दिस शोज दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ नेचर एंड ज्योग्राफी हैव क्लियर आंसर्स। कि जो नेचर की प्रॉब्लम है, जो ज्योग्राफी की प्रॉब्लम है, वो आप पढ़ लिख कर समझ लेंगे, आपको उनका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम ह्यूमन हार्ट्स की होती है, ह्यूमन के दिलों की होती है, जो उनका बिहेवियर है, वो एक डीप अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है। Now, some important quotations from the poem. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. When the jet reached the 1,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. No one could say the reason for those illogical walls and haters and the causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height, it was not clear why. So I hope आपको समझ आ गई होगी पोएम इजीली। Moving to the next poem, Macavity, द मिस्ट्री कैट। इट इज रिटन बाय टी.एस. एलियट। ये बहुत ही जो है मॉडर्न हमारे राइटर है, बहुत ही फेमस है, तो आपको इनका नाम जरूर से याद रखना है। द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अबाउट अ क्लेवर एंड मिस्टीरियस कैट। अब ये क्लेवर और मिस्टीरियस कैट के बारे में ये पोएम है। एक्चुअली कैट का तो सिर्फ एक सिंबल है। यहाँ पर अगेन हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, जो कनिंग होते हैं, जो ह्यूमंस जो कि क्राइम करते हैं। नेम्ड मैकेविटी, ऑल्सो कॉल्ड द हिडन पो। ये आपको याद रखना है कि मैकेविटी को दूसरे किस नाम से बुलाया गया है पोएम में, दैट इज हिडन पो। इट इज मास्टर क्रिमिनल हु ब्रेक्स एवरी लॉ। ये एक मास्टर क्रिमिनल है जो मैकेविटी कैट है, जो कि हर लॉ को जो है तोड़ देते हैं और इन्हें कभी भी पकड़ नहीं सकते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड एंड इवन द फास्ट फ्लाइंग स्क्वाड ट्राई टू चेज हिम। स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ पर लंदन की एक पुलिस फोर्स का नाम है, वो दिया गया है। उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट मैकेविटी इज ऑलवेज टू क्विक एंड डिसअपियर्स बिफोर दे कैन रीच हिम। लेकिन जो मैकेविटी है वो इतनी ज्यादा क्विक है कि वो एकदम से वहां से भाग जाता है। यहाँ पर हम मेल कैट की बात कर रहे हैं।
मैकेविटी इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट ही ब्रेक्स नॉट ओनली ह्यूमन लॉज बट ऑल्सो द लॉज ऑफ नेचर। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो मैकेविटी है वो इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि वो ह्यूमन लॉज को तो तोड़ता ही है, इवन वो नेचर ने जो लॉज बनाए हैं उनको भी तोड़ता है। मतलब कि वो उड़ भी सकता है विदाउट एनी सपोर्ट, डिफाइंग ग्रेविटी, कि वो ग्रेविटी का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इवन फकीर्स, फकीर्स कौन होते हैं? हु परफॉर्म मैजिक ट्रिक्स, जो जैसे गलियों में बाबा वगैरह घूमते रहते हैं, जो ट्रिक्स करते हैं, आर अमेज्ड, उन्हें भी, वो भी जो है अमेज्ड फील करते हैं कि ऐसा कैसे कर सकता है। Whenever a crime happens and people rush to the spot to catch him, जब भी कोई क्राइम होता है और लोग उस तरफ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, मैकेविटी इज नेवर देयर, मैकेविटी वहां पर कभी भी नहीं मिलता है। ही इज नॉट फाउंड इन द बेसमेंट नोर अप इन द एयर, ही सिंपली वैनिशेस, वो एकदम से गायब ही हो जाता है। मैकेविटी लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कैट्स, और जो मैकेविटी है वो दूसरे कैट से बिल्कुल ही अलग दिखता है। वो टॉल है और थिन है और पतला है, विद डीप सेट आईज एंड डीप रिंकल्स ऑन हिज फोरहेड, उसकी आईज जो है वो काफी डीप, और उसके फोरहेड पर भी डीप डीप रिंकल्स बने हुए हैं। ऐसा लगता है मानो वो हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है। His coat is dusty because he never cleans himself properly. उसका जो कोट है वो काफी ज्यादा डस्टी है क्योंकि वो अपने आप को कभी भी अच्छे से साफ नहीं करता है। He moves his head from side to side like a snake, और वो अपनी जो गर्दन है, अपना जो सिर है, उसको ऐसे मूव करता है जैसे कि कोई स्नेक मूव कर रहा हो। He is a great cheat, वो काफी जो है ग्रेट चीट है, वो चीटिंग करता है। When you think he is fast asleep, जब आपको लगेगा कि वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है, जल्दी से सो गया है, ही इज ओनली प्रिटेंडिंग, वो सिर्फ उस टाइम पर एक्टिंग कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है। एक्चुअली तो वो काफी ज्यादा अवेक है और अलर्ट भी है। मैकेविटी इज प्योर एविल एंड कंप्लीटली यूनिक, मैकेविटी जो है बिल्कुल एविल है और बिल्कुल सबसे अलग है, यूनिक है। यू कैन सी हिम लॉफिंग अराउंड इन स्ट्रीट्स और स्क्वेयर्स लाइक एन ऑर्डिनरी कैट, आप देख सकते हैं कि वो जो मैकेविटी है वो ऐसे ही स्ट्रीट्स में घूमता रहता है, चौक चौराहों पर घूमता रहता है अपना टाइम पास करते हुए। बट द मोमेंट यू वांट टू कैच और पनिश हिम फॉर हिज क्राइम, जैसे ही आप कोशिश करेंगे कि आप उसको पकड़ ले और उसको पनिश करें, ही इज नो वेयर टू बी फाउंड, वो आपको कहीं पर दिखेगा ही नहीं। ही मिस्टीरियसली डिसअपियर्स एवरी टाइम, और हर बार जो है वो गायब हो जाता है। अब इसका डीपर मीनिंग क्या है? मैकेविटी रिप्रेजेंट्स कनिंग मिसचीफ। अब मैकेविटी से यही रिप्रेजेंट किया गया है कि जो लोग कनिंग होते हैं, मिसचीफ होते हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, एंड द काइंड ऑफ क्लेवर इविल दैट ऑलवेज एस्केप जस्टिस, उन इविल लोगों की बात की गई है जो कि हमेशा जो है जस्टिस को एस्केप कर देते हैं, भाग जाते हैं। नो मैटर हाउ मच पीपल ट्राई टू कैच और कंट्रोल रॉन्ग डूइंग, कितना ही लोग कोशिश कर ले कि जो गलत काम करते हैं उनको हम कंट्रोल करें, रोके, सम ट्रबल मेकर्स आर सो स्मार्ट, कुछ लोग इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं और इतने ज्यादा वो तेज होते हैं दैट दे स्लिप अवे एवरी टाइम, कि वो हमेशा ही निकल जाते हैं। Now, some important quotations from the poem. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden foe, for he is the master criminal who can defy the law. He is the befuddlement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. आई होप आपको इजीली अगेन समझ में आ गई होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पोएम, द लास्ट बार्गेन। इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इस पोएम में क्या होता है? अ मैन इज लुकिंग फॉर वर्क, एक आदमी है जो कि काम की तलाश में है, बट ही वांट्स टू कीप हिज फ्रीडम एंड नॉट बिकम एनीवन सर्वेंट, वो काम भी करना चाहता है लेकिन वो नहीं चाहता कि जो उसकी फ्रीडम है वो कहीं खो जाए, वो किसी का भी सर्वेंट नौकर नहीं बनना चाहता है। ही रिसीव्स 3 टेम्प्टिंग ऑफर्स बट रिजेक्ट्स देम ऑल, उसे 3 ऑफर्स मिलेंगे काम करने के लिए। ये भी याद रखना कितने ऑफर उसे पहले मिले थे, अपना जो लास्ट ऑफर उसने एक्सेप्ट किया उससे पहले, तो उसे 3 ऑफर्स मिलते हैं लेकिन उन सभी को वो रिजेक्ट कर देता है, और लास्ट में फिर वो एक लिटिल चाइल्ड होता है, छोटा बच्चा होता है, उसका ऑफर वो एक्सेप्ट करेगा। Early in the morning, a powerful king offers the man his royal strength in exchange for service. अब सुबह सुबह क्या होता है कि एक पावरफुल किंग है, वो अपनी रॉयल स्ट्रेंथ जो है उसको ऑफर करता है, लेकिन एक्सचेंज में उसे उस किंग के लिए काम करना पड़ेगा, मतलब उसे सारे ऐशो आराम सब कुछ मिल जाएगा। दिस मैन रिफ्यूजेस बिकॉज ही डज नॉट वैल्यू द किंग स्ट्रेंथ इनफ टू गिव अप हिज फ्रीडम। तो जो ये इंसान है ये एकदम से उसको रिजेक्ट कर देता है, वो कहता है कि वो किंग की स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं मानता
होता बजाय के अपनी फ्रीडम के। एट नून अंडर द हॉट सन अ रिच ओल्ड मैन ऑफर्स हिम हीप्स ऑफ मनी इफ ही विल वर्क फॉर हिम। अब दिन में क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो उसे पैसे ऑफर करता है, काफी ज्यादा मनी ऑफर करता है, लेकिन बदले में उसे उसके लिए काम करना होगा। द मैन टर्न्स इट डाउन बिकॉज मनी अलोन डज नॉट अट्रैक्ट हिम और मेक हिम विलिंग टू लूज हिज इंडिपेंडेंस। लेकिन अगेन जो है वो इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो सिर्फ मनी है वो उसे जो है अट्रैक्ट नहीं कर सकती है अपनी इंडिपेंडेंस को लूज करने के लिए। इन द इवनिंग सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड नेचर। अब इवनिंग में क्या होता है कि बिल्कुल अच्छा सा मौसम है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, नेचर अच्छा है। अ लवली यंग गर्ल स्माइल स्वीटली। अब एक यंग गर्ल आती है, वो अच्छे बहुत ही प्यारी सी स्माइल करती है एंड ऑफर्स हर चार्मिंग स्माइल, और वो ऑफर करती है कि रिटर्न में तुम्हें मेरी चार्मिंग स्माइल मिलेगी अगर तुम मेरे लिए काम करोगे। द मैन रिफ्यूजेज अगेन। जो मैन है वो रिफ्यूज कर देता है, नोटिसिंग दैट बिहाइंड हर ब्यूटीफुल स्माइल देयर इज हिडन सैडनेस। क्योंकि उसे नोटिस होता है कि जो इसकी ब्यूटीफुल स्माइल है इस लड़की की, इसके पीछे काफी ज्यादा सैडनेस है। सो हर ऑफर डज नॉट फील ट्रू और वर्थवाइल। तो वो उसको लगता है कि जो इसका ऑफर है वो ज्यादा वर्थवाइल नहीं है। नाउ फाइनली एट द एंड ऑफ द डे बाय द सी शोर। अब लास्ट में वो सी शोर नदी उसके समुद्र के किनारे जाता है, सॉरी। ही मीट्स अ स्मॉल चाइल्ड हैप्पीली प्लेइंग विद शेल्स एंड पेबल्स। उसे एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो कि छोटे छोटे पत्थरों से खेल रहा है। द चाइल्ड इनोसेंटली आस्क हिम टू वर्क फॉर हिम। और जो बच्चा है वो काफी इनोसेंट वे में उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। द मैन इमीडिएटली एग्रीज एंड सेज यस। तो जो आदमी होता है वो एकदम से यस बोल देता है। ही एक्सेप्ट बिकॉज वर्किंग एंड प्लेइंग विद द चाइल्ड डज नॉट टेक अवे हिज फ्रीडम। क्योंकि उसे लगता है कि अगर एक बच्चे के साथ उसे खेलना है तो इससे जो उसकी फ्रीडम है वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। ही कैन स्टिल बी कंप्लीटली फ्री। वो कंप्लीटली फ्री रहेगा वाइल शेयरिंग इन द चाइल्ड्स इनोसेंट जॉय। और साथ ही जो बच्चा है उसके जो इनोसेंट जॉय है उसमें भी वो शेयर कर पाएगा। नाउ इसका डीपर मीनिंग हमें क्या मिलता है? ट्रू फ्रीडम कैन नॉट बी बॉट बाय पावर। कि जो ट्रू फ्रीडम होती है वो ना ही तो आपको पावर से मिलती है, ना ही आपको मनी से मिलती है, और इवन ब्यूटी से भी नहीं मिलती है। बिकॉज दे ऑल डिमांड कंट्रोल। इन ये सारी ही चीजें जो है कंट्रोल डिमांड करती हैं, जिसके पीछे कि आपको कहीं ना कहीं जो हिडन सोरोज मिलते हैं, मतलब कोई ना कोई छुपा हुआ दुख होता है। नाउ इंपॉर्टेंट कोटेशंस। कम एंड हायर मी आई क्राइड while in the morning I was walking on the stone paved road. I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back to her house. I hire you with nothing. From thenceforward, that bargain stuck in child's play made me a free man. नेक्स्ट पोएम। टोटल हमारी 7 पोएम्स है एंड वी हैव रीच्ड ऑन नंबर 5। द स्कूल बॉय रिटन बाय विलियम ब्लेक। In the poem The School Boy, a young boy sadly describe how school is ruining his happy childhood. इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि बच्चों पर हमें कोई बर्डन नहीं डालना चाहिए, जो उनका बचपन होता है उसे इंजॉय करने देना चाहिए। और जैसे कि आजकल होता है, स्कूल का बर्डन है, पढ़ना है, ये सीखना है, वो सीखना है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो बच्चों का चाइल्डहुड है, उनका बचपन है, उसे खो रहे हैं। ही लव्स द ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद सिंगिंग सन। अब इसमें बच्चे की बात की गई है कि उसे लगता है कि स्कूल में जाकर जो है उसका चाइल्डहुड कहीं न कहीं रुइन हो रहा है, खराब हो रहा है। उसे पसंद है जब सुबह होती है, विद शाइनिंग सन, जब सन शाइन करता है, ग्रीन ट्रीज होते हैं, सिंगिंग बर्ड्स होते हैं, एंड द डिस्टेंट साउंड ऑफ अ हंटर्स हॉर्न। ही फील्स जॉयफुल एंड वांट्स टू सिंग फ्रीली विद द बर्ड्स हाई इन द स्काई। नेचर फील्स लाइक अ लविंग फ्रेंड टू हिम। उसे लगता है कि जो नेचर है वो इसका फ्रेंड है और वो एन्जॉय करना चाहता है इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों को। बट इंस्टेड ऑफ एन्जॉयिंग द मॉर्निंग, लेकिन उस मॉर्निंग को एन्जॉय करने के बजाय ही इज फोर्स्ड टू गो टू स्कूल। उसे फोर्स किया जाता है कि तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। देयर ही फील्स अनहैप्पी एंड ट्रैप्ड। और उसे काफी ज्यादा अनहैप्पी फील होता है और उसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गया है, कहीं किसी जाल में फंस गया है। ही डजेंट लाइक हिज बुक्स। उसे अपनी बुक्स पसंद नहीं है, लेसन्स पसंद नहीं है, और टीचर्स के जो स्ट्रिक्ट वर्ड्स होते हैं वो भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्कूल टेक्स अवे ऑल हिज जॉय एंड मेक्स हिम फील सैड एंड बोर्ड। जो स्कूल है उसका सारा जो है जॉय छीन लेता है और उसे काफी ज्यादा दुखी फील होता है और बोर्ड भी फील होता है।
द बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ बर्ड। अब जो बच्चा है, जो बॉय है, वो अपने आप को एक बर्ड से कंपेयर करता है। अ बर्ड इज मेंट टू फ्लाई फ्रीली एंड सिंग हैप्पीली। कि जो एक बर्ड होता है, उसका काम होता है कि वो फ्रीली जो है फ्लाई करे और आराम से जो है अपनी सिंगिंग करे। बट व्हेन इट इज लॉक्ड इन अ केज, लेकिन जब उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, इट बिकम सैड एंड साइलेंट। जो बर्ड होता है वो बिल्कुल सैड हो जाता है और वो बिल्कुल साइलेंट, चुप हो जाता है। इन द सेम वे, और इसी तरह से जो बच्चा है, वो उसका जन्म ही होता है खेलने कूदने के लिए, दौड़ने भागने के लिए और अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय करने के लिए। लेकिन जब उसे स्कूल में भेज दिया जाता है, तो वो स्कूल उसके लिए एक केज की ही तरह है, जहाँ पर रूल्स होते हैं, बुक्स होती हैं और लेसन्स होते हैं, जो कि उसकी सारी जो नेचुरल हैप्पीनेस है उसको छीन लेते हैं। ही सेज पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक। वो कहता है कि जो पेरेंट्स और टीचर्स है, उनको अपनी मिस्टेक को समझना चाहिए। बाय फोर्सिंग चिल्ड्रन इनटू स्कूल टू मच एंड टेकिंग अवे देयर फ्रीडम एंड जॉय, दे आर डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड। जब वो फोर्सली बच्चे को स्कूल भेजते हैं और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उस वजह से वो उनके बचपन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इट इज लाइक कटिंग ऑफ द बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स फ्रॉम द प्लांट्स इन स्प्रिंग। और ये ऐसा ही है कि जब स्प्रिंग का मौसम होता है, जब सारे फूल खिलते हैं, सारी कलियां खिलती हैं, उस टाइम पर आप उन बर्ड्स को और उन कलियों को काट दें। विदाउट हैप्पी चिल्ड्रन द वर्ल्ड लूजेज इट्स स्प्रिंग टाइम। और अगर बच्चे खुश नहीं होंगे, तो जो स्प्रिंग टाइम है हमारे वर्ल्ड का, वो भी अच्छे से नहीं आएगा, वो बिल्कुल ही सैड और एम्प्टी होगा। फाइनली द बॉय वॉन्ट्स दैट इफ चाइल्डहुड इज फिल्ड विद सैडनेस इंस्टेड ऑफ जॉय। फिर वो वार्निंग देता है बच्चा लास्ट में कि अगर जो चाइल्डहुड है वो सैडनेस से भरा हुआ होगा, अगर यहाँ पर जॉय नहीं होगा, तो जो फ्यूचर है वो भी एक कोल्ड विंटर की तरह होगा। देखिए लिटरेचर में मोस्टली आप देखेंगे जो विंटर है उसको सैडनेस से ही कंपेयर किया जाता है और स्प्रिंग को हैप्पी टाइम से कंपेयर किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो फ्यूचर है वो कोल्ड विंटर की तरह होगा, नो वार्मथ। तो विंटर मतलब कि सैड टाइम। विदाउट द समर ऑफ हैप्पी, और जो समर है वो हैप्पी टाइम्स होता है और स्प्रिंग भी हैप्पी होता है। विदाउट द समर ऑफ हैप्पी केयर फ्री चाइल्डहुड, पीपल विल ओनली हैव अ लॉन्ग विंटर ऑफ सोरो। तो अगर जो है बचपन अच्छा नहीं होगा, तो फ्यूचर भी जो है काफी दुख भरा होगा। अब इसका डीपर मीनिंग यही है, चाइल्डहुड शुड बी अ टाइम ऑफ फ्रीडम। कि जो बचपन होता है उसमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, जॉय होना चाहिए और नेचर में खेलने का मौका देना चाहिए। बच्चों को फोर्स करना इनटू स्ट्रिक्ट स्कूलिंग एंड टेकिंग अवे देयर नेचुरल हैप्पीनेस इज लाइक केजिंग अ बर्ड और कटिंग बर्ड्स बिफोर दे ब्लू। तो ऐसा ही होता है कि अगर हम उन्हें स्कूल में ट्रैप कर देते हैं, कि जैसे कि हमने एक पंछी को एक पिंजरे में बंद कर दिया है। Now important quotations. But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but droop his tender wing and forget his youthful spring? मूविंग टू द नेक्स्ट पोएम, व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनीज। लाइनीज जो एक जगह का नाम है, इसे थॉमस हार्डी ने लिखा है। इन द पोएम व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनीज, द पोएट डिस्क्राइब अ जर्नी ही मेड अलोन टू अ डिस्टेंट लोनली प्लेस कॉल्ड लाइनीज टू रिपेयर एन ओल्ड चर्च। अब इसमें जो हमारे पोइट है वो एक जर्नी पर जा रहे हैं और वो काफी दूर है, ये जो जगह है जहाँ ये जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं वहां पर एक ओल्ड चर्च को रिपेयर करने के लिए। अब उस जर्नी पर उनके साथ क्या होता है, उन्हें क्या फील होता है, वही हम इस पोएम में देखेंगे। व्हेन ही लेफ्ट होम ऑन अ कोल्ड फ्रॉस्टी नाइट। अब जिस दिन वो घर से निकले हैं उस दिन काफी ज्यादा ठंड है, कोल्ड है, फ्रॉस्टी नाइट है, मतलब कि धुंध गिर रही है, थोड़ी थोड़ी बर्फ गिर रही है। द लीव्स वर वाइट विद राइम। राइम होती है आइस, और जो लीव्स है पत्तियां, उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी हुई है, जिसे हम राइम बोलते हैं। द स्टार्स गाइडिंग हिज वे, और काफी ज्यादा जो है स्टार्स है आसमान में, जो कि उसे अपना रास्ता दिखा रहे हैं। एंड नो वन एक्सपेक्टेड एनीथिंग स्पेशल फ्रॉम द ट्रिप, और किसी ने भी कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट नहीं किया था इस ट्रिप से। ही ट्रेवल्ड ऑल बाय हिमसेल्फ टू हिज फार ऑफ, टू दिस फार ऑफ। तो वो बिल्कुल अकेला जा रहा है इतनी दूर, ऑलमोस्ट फॉरगॉटन लैंड। और ये ऐसी जगह है जिसको लोग कंप्लीटली भूल चुके हैं, बिल्कुल ही एलियन लैंड है, काफी दूर है। वाइल स्टेइंग देयर फॉर सम टाइम, और जो हमारे पोइट है वहां पर कुछ टाइम के लिए रहते हैं। समथिंग डीप एंड सडन हैपेंड इनसाइड हिम। कुछ एकदम से काफी ज्यादा डीप और कुछ होता है इनके साथ। अ सरप्राइजिंग चेंज, इनके अंदर एक चेंज आ जाता है। टू प्लेस इन हिज हार्ट और स्पिरिट वेरी क्विकली, और ये चेंज एकदम से ही आता है। व्हेन ही रिटर्न होम, जब ये वापस आते हैं, तो जो लोग हैं वो दो
साइंस क्लियरली नोटिस कर सकते थे। पहला साइन तो ये था कि उनकी जो आईज थी वो काफी ज्यादा ब्राइट और रेडिएंट हो गई थी, जैसे कि वो चमक रही थी, शाइन कर रही थी। एंड अ पीस ऑफ पेपर विद द पोएम स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और एक जो है पोएम लिखी थी शायद इन्होंने एक पेपर के ऊपर, जो कि इनकी कोट की पॉकेट से बाहर थोड़ी सी लटक रही थी। एवरीवन हु सॉ हिम वाज क्वाइटली अमेज्ड बाय द डीप ग्लोइंग लुक इन हिज आईज, और जिसने भी इन्हें देखा वो काफी ज्यादा अमेज थे इनकी आंखों में जो चमक थी उसे देखकर। दो नो वन स्पोक अबाउट इट, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कुछ कहा नहीं। नो वन कुड हैव प्रिडिक्टेड दिस ट्रांसफॉर्मेशन, किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। नॉट इवन समवन हु कुड सी द फ्यूचर, कोई ऐसा भी इंसान इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था जिसको कि फ्यूचर देखना आता है और वर्क मैजिक, जैसे मैजिक आता है। बिकॉज द चेंज वॉज सो अनएक्सपेक्टेड एंड मिस्टीरियस, क्योंकि जो ये चेंज था ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा नहीं था और काफी मिस्टीरियस था। नाउ इसका डीपर मीनिंग क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी पोएम लग रही थी। द पोएम शोज दैट ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफन हैपेंस इन साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, तो इसमें साइलेंस और सॉलिट्यूड की बात की गई है कि जब आप साइलेंस में, सॉलिट्यूड में अपने आप से बातें करते हैं, थोड़ा टाइम खुद को देते हैं, तो आपको रियल जो ब्यूटी है वो समझ में आती है और आपके अंदर काफी जो पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। एंड इट्स ब्यूटी इज फेल्ट मोर देन एक्सप्लेन, और जो ये ब्यूटी होती है उसको ज्यादा फील किया जा सकता है, आप उसको जो है वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। Now, important quotations. When I set out for Lyonese, 100 miles away, the rime was on the spree. Like I told you, rime होती है बर्फ, थोड़ी सी आइस जो है जम जाती है. And starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyonese, 100 miles away, what would be changed at Lyonese while I should sojourn there? sojourn का मतलब होता है कुछ देर के लिए कहीं पर रुकना, जो कि आपका घर नहीं है, किसी ऐसे ही जगह पर आप रुकते हैं। नो प्रॉफिट डज डिक्लेयर, प्रॉफिट होते हैं जो कि फ्यूचर आपको बताते हैं, सेंट टाइप्स, जो कि भगवान के बंदे हम बोल सकते हैं। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनीज विद मैजिक इन माई आईज all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Lyonese with magic in my eyes. नाउ लास्ट पोएम ऑफ आवर बुक, एंड विद दिस हमारी जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम हमारी नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट, रिटन बाय जॉन केट्स। देखिए सारी ही पोएम्स काफी फेमस जो है राइटर्स पोइट्स ने लिखी है, तो आपको इन सबके नाम तो जरूर से याद रखने हैं। ये आपको आपके टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम्स में काम आएंगी, प्लस आप कोई भी और फ्यूचर में एग्जाम देंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। In the poem On the Grasshopper and Cricket by John Keats, the poet shows that nature is always full of beauty and music, no matter the season. अब मोस्टली देखिए लिटरेचर में अगर आप पढ़ते हैं तो ये देखा जाता है कि स्प्रिंग को अच्छा टाइम माना जाता है, समर को अच्छा टाइम माना जाता है, विंटर को सैडनेस के साथ जो है कंपेयर करते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था। लेकिन यहाँ पर जो जॉन केट्स हैं वो बताते हैं कि जो मोस्टली पोइट्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को अच्छा मानते हैं और इनके बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो नेचर है वो हमेशा ही सुंदर होता है, चाहे वो स्प्रिंग का टाइम हो चाहे वो विंटर का टाइम हो, बस जो है मोड चेंज हो जाता है। तो देखते हैं वो कैसे होता है। अनलाइक मेनी पोइट्स हु प्रेज ओनली स्प्रिंग और प्लेजेंट वेदर की, मैंने आपको बताया जैसे कि जो पोइट्स होते हैं वो स्प्रिंग या फिर जो प्लेजेंट अच्छा वेदर होता है उसी की प्रेज करते हैं, उसी की तारीफ करते हैं। किड्स सेलिब्रेट द साउंड ऑफ नेचर इन बोथ एंड हॉटेस्ट समर एंड द कोल्डेस्ट विंटर। जो किड्स हैं वो बिल्कुल इतनी ज्यादा गर्मी होती है उसकी भी जो है प्रेज करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, प्लस जो कोल्डेस्ट विंटर होती है जब हर जगह बर्फ होती है उसको भी जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। इन द हॉट समर व्हेन द बर्ड्स बिकम साइलेंट एंड हाइड इन कूल शेडी ट्रीज, जब बिल्कुल गर्मियां होती हैं, द बर्ड्स बिकम साइलेंट एंड हाइड, जो बर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो है जगहों पर छुप जाते हैं ट्रीज में। बिकॉज द बर्निंग सन द अर्थ डज नॉट स्टॉप सिंगिंग, बिकॉज ऑफ द बर्निंग सन ऐसा होता है क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है कि अगर वो जो पक्षी हैं वो बाहर रहेंगे तो वो मर सकते हैं, उनको काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन जो अर्थ है वो यहाँ पर सिंग करना बंद नहीं कर देती है, सिर्फ बर्ड्स ही नहीं है जो सिंग करते हैं। अ चेयरफुल ग्रास होपर टेक्स ओवर, अब बर्ड्स की बजाय जो एक ग्रास होपर है वो उनका काम करना शुरू करता है। ही फ्लाइज हैप्पीली फ्रॉम हेज टू हेज, वो हैप्पीली फ्लाई करता है, चर्पिंग कॉन्टिन्यूसली एंड फिलिंग द एयर विद लाइवली साउंड, और वो चर्पिंग करता रहता है और वो अपने गाने गाना शुरू कर देता है।
When he gets tired, he rests quietly under a pleasant weed. अब जब वो थक जाता है तो वो किसी वीड के नीचे जो है छुप जाता है। कोई अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको वीड बोलते हैं हम। बट द म्यूजिक ऑफ नेचर गोज ऑन विदाउट पॉज, लेकिन जो नेचर का म्यूजिक है वो रुकता नहीं है, वो ऐसे ही चलता रहता है। इन द कोल्ड विंटर व्हेन एवरीथिंग इज फ्रोजन, अब सर्दियां आ जाती है। देखिए जो ये हमारे पोइट्स हैं मोस्टली ये लोग जो है यूरोप से बिलोंग करते हैं, और वहां पर जब ठंड होती है तो काफी ज्यादा बर्फ गिरती है, और जब बर्फ गिरती है उस एरिया में ज्यादा ट्रीज नहीं होते हैं, जो है ज्यादा आपको एनिमल्स देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए जो विंटर है उसको ये लोग सैडनेस से कंपेयर करते हैं। नाउ क्या होता है विंटर में, जब सारी चीजें फ्रीज हो गई हैं, सारी चीजें जम गई हैं, जो बर्ड्स हैं वो दोबारा से साइलेंट हो गए हैं, जो अर्थ है वो अभी भी जो है अपना एक्सप्रेस करती है जॉय किसी न किसी फॉर्म में। कैसे करती है? ऑन अ फ्रॉस्टी इवनिंग व्हेन देयर सीम्स टू बी कंप्लीट साइलेंस, जब हमें लग रहा है कि बिल्कुल साइलेंस है, अ क्रिकेट सडनली बिगिंस टू चर्प, अब क्रिकेट जो है वो चर्प करना शुरू कर देता है फ्रॉम अमंग द स्टोन्स और रॉक्स, और ये कहीं पत्थरों में से कहीं से ये आवाज आ रही होती है, हालांकि हम उसे देख नहीं पाते हैं। इट्स शार्प, ये बिल्कुल ही तेज आवाज होती है। क्लियर साउंड ग्रोज वार्मर एंड मोर कंफर्टिंग विद एवरी नोट, और जैसे जैसे वो जो है ये साउंड मतलब बनाता जाता है, करता जाता है, और भी लाउड होती जाती है, ये और भी ज्यादा हमें जो है कंफर्टिंग लगने लगती है। पीपल सिटिंग इंडोर्स बाय द फायर हियर दिस क्रिकेट सॉन्ग, और वो लोग जो अंदर आग जलाकर बैठे हुए हैं उन्हें इस क्रिकेट का सॉन्ग सुनाई देता है। टू समवन हु इज हाफ अस्लीप, और वो जो कि अभी पूरी गहरी नींद में नहीं है, वो आधा सोया हुआ है, द क्रिकेट चर्प इवन साउंड्स लाइक द ग्रास होपर्स चेयरफुल वॉइस, तो उसे ऐसा भी लग सकता है कि ये तो ग्रास होपर की वॉइस है जो कि गर्मियों में आती है, और गर्मियां जो है समर्स जो है विंटर से काफी बेटर मानी जाती हैं। ना इसका डीपर मीनिंग क्या था? कीट्स टीचेस अस दैट ट्रू ब्यूटी एंड जॉय इन नेचर नेवर डाई, कि जो ट्रू ब्यूटी होती है और नेचर में वो कभी भी डाई नहीं होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। दे सिंपली चेंज देयर फॉर्म, उनकी सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाती है, कि कभी वो बर्ड्स हैं तो कभी वो ग्रास होपर है तो कभी वो एक क्रिकेट है। एंड कीप सिंगिंग थ्रू ऑल टाइम एंड वेदर्स, और वो हमेशा हर वेदर में हमें जो ये सॉन्ग सुनाई देते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट कोटेशंस, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. That is the grasshopper's, he takes the lead. In summer luxury, he has never done. With his delights, the poetry of earth is ceasing never. On a lone winter evening, when the frost has wrought a silence from the stove there shrills. The cricket song in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills. तो यहाँ पर हमारी जो ये बुक है ये कंप्लीट हो जाती है विद ऑल द चैप्टर्स, ऑल द पोएम, सबकी समरी, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।